नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आइए दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम हिंदी में कक्षा 8वीं की पाठ 11 जिसका शीर्षक है हमारा छत्तीसगढ़, इसके कवि हैं श्री लखनलाल गुप्ता जी। हमने इस पाठ का संदर्भ, प्रसंग और अर्थ पर वीडियो बना लिया है, तो आइए अब हम इसके संपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल पर रखें। आइए अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पहला है, किन किन नदियों के कलकल नाद से छत्तीसगढ़ अभिराम बनता है? इसका उत्तर है महानदी, शिवनाथ नदी, अरपा नदी, खारून नदी, इंद्रावती नदी, हसदो नदी आदि नदियों के कलकल नाद से छत्तीसगढ़ अभिराम बनता है। प्रश्न दूसरा है, कविता के संदर्भ में यह राज्य किस प्रकार उन्नति की ओर अग्रसर है? इसका उत्तर है कविता के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य निरंतर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यह धान का सुंदर कटोरा है, अर्थात यहाँ बड़े पैमाने पर धान का उत्पादन होता है, इसलिए इसकी कृपा दृष्टि सभी चाहते हैं। दोस्तों, हमारा जो छत्तीसगढ़ है, यदि हम उसे ऊपर से देखें तो चारों तरफ पहाड़ और जंगल होने के कारण उभरा हुआ है और मध्य स्थल जो है वह निचला स्तर है, अर्थात ऊपर से देखने पर यह कटोरा जैसा दिखता है। और चूंकि यहाँ धान की पैदावारी बहुत अधिक होती है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न तीसरा है, कवि का ईश्वर से करबद्ध विनय क्या और क्यों है? इसका उत्तर है कवि का ईश्वर से करबद्ध विनय है कि छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर सदैव आगे बढ़ता रहे, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ सुखों का धाम है। प्रश्न चौथा है, हमारा छत्तीसगढ़ किन किन संपदाओं से परिपूर्ण है? इसका उत्तर है हमारा छत्तीसगढ़ प्राकृतिक वन संपदा के साथ साथ कोयला, लोहा आदि का अपार भंडार भूमि में भरा हुआ है, इसलिए हमारा राज्य प्रकृति का क्रीड़ा स्थल प्रतीत होता है। प्रश्न पांचवा है, कविता की पंक्ति कृपाद्रिगकोर के द्वारा कवि किन भावों को व्यक्त करना चाहता है? इसका उत्तर है कविता की पंक्ति कृपाद्रिगकोर के द्वारा कवि कविता की पंक्ति में छत्तीसगढ़ बड़े पैमाने पर धान का उत्पादन करता है, इसलिए सभी इसकी कृपा दृष्टि चाहते हैं। दोस्तों, ये बात सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में धान की पैदावारी बहुत होती है, इसलिए इसकी कृपा दृष्टि सभी व्यक्ति चाहते हैं। प्रश्न छठवां है, भव्य भारत का अनुपम अंश कवि ने किसे और क्यों कहा है? इसका उत्तर है भव्य भारत का अनुपम अंश कवि ने छत्तीसगढ़ को कहा है, क्योंकि यहाँ के ऊंचे ऊंचे पर्वतों, जंगलों से युक्त वन संपदा से परिपूर्ण हमारा छत्तीसगढ़ विशाल एवं सुंदर भारत का एक अनुपम भाग है। अनुपम मतलब अनूठा। प्रश्न सातवां, छत्तीसगढ़ की यह भूमि हम पर किस प्रकार उपकार करती है? उत्तर है छत्तीसगढ़ की भूमि में उपजाऊपन की मात्रा अधिक है, इसी कारण इस धरती पर विभिन्न प्रकार के अन्न उपजाकर हम पर उपकार करती है। दोस्तों, हमारा जो छत्तीसगढ़ है, हम उसे माता मानते हैं, इसलिए हम छत्तीसगढ़ माता कह करके उसकी जय जयकार करते हैं। हमने इसी छत्तीसगढ़ की धरती पर खेल कूद कर, मिट्टी के साथ हमने विभिन्न प्रकार के क्रिया कर बड़ा हुए हैं, और यह छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी है वह हमें बहुत ही पसंद है। यह छत्तीसगढ़ महतारी हमें अपना बच्चा समझकर बहुत ही प्यार करती है। इस प्रकार यह छत्तीसगढ़ की भूमि हम पर बहुत उपकार करती है। प्रश्न आठवां है, महानदी का तट क्यों प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है महानदी के तट पर अनेक तीर्थ स्थित है, जो निरंतर धर्म की सुंदर कथाएं कहते रहते हैं, इसलिए महानदी का तट प्रसिद्ध है। प्रश्न नौवां, कवि ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की है? इसका उत्तर है कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य प्रगति के रास्ते पर लगातार चलता रहे, इसकी उन्नति दिनों दिन होती रहे, सभी इसके गुणों का निरंतर गान करें,
किसी भी रूप में यह पिछड़ने न पाए। अर्थात कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य चारों तरफ से हमेशा विकास के राह पर बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे। प्रश्न 10वां है, कवि ने छत्तीसगढ़ को प्रकृति का कमनीय क्रीड़ा स्थल क्यों कहा है? इसका उत्तर है, छत्तीसगढ़ की धरती पर प्रकृति के सभी रूपों की सुषमा विद्यमान है। सुषमा अर्थात अत्यधिक सुंदरता। इसलिए कवि ने छत्तीसगढ़ को प्रकृति का कमनीय क्रीड़ा स्थल कहा है। पाठ से आगे में प्रश्न दूसरा को लिया गया है, राज्य के सभी पंथों के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? उस स्थल की विशेषता को लिखिए। इसका उत्तर है, राज्य के सभी पंथों के प्रमुख तीर्थ स्थल राजिम, गिरौदपुरी, चंपारण, दामाखेड़ा, नगपुरा जो कि दुर्ग में है, एवं बमलेश्वरी, दंतेश्वरी बहुत सारे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ आपके लिए सिर्फ गिरौदपुरी के बारे में लिखूँगा, क्योंकि मैं और इनमें से तीर्थ स्थलों पर नहीं गया हूँ। गिरौदपुरी जा चुका हूँ, इसलिए मुझे वहाँ के बारे में अच्छा सा पता है। तो गिरौदपुरी का वर्णन लिख रहा हूँ मैं। गिरौदपुरी बाबा गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली एवं तपोभूमि है। यहाँ के घने जंगलों के बीच में छाता पहाड़ नामक स्थान पर घोर तप किए थे। आरा धवरा पेड़ के नीचे तप करते हुए उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों ये जो छाता पहाड़ है, वहाँ पर आप जाओगे तो जो लोढ़ा होता है ना जैसे घर में, उसी की तरह एक बहुत ही बड़ा पहाड़ होता है। वहाँ से अंदर की ओर जाएंगे तो एक कुंड मिलता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हूँ। यहाँ का अमृत कुंड, चरण कुंड, पाँव कुंड, छाता पहाड़ तथा कुतुब मीनार से भी ऊंचा जैत खाम प्रमुख तीर्थनीय स्थल है। कुतुब मीनार बहुत ऊंचा है जो कि सफ़ेद रंग का है। वहाँ पर एक लिफ्ट भी लगा हुआ है, परंतु जिस समय मैं गया था वह समय वह खराब था, इसलिए पैदल चलना पड़ा। यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल पंचमी से सप्तमी तक 3 दिन का मेला लगता है। भाषा से आगे में प्रश्न 2 को लिया गया है। प्रश्न है, भोले भाले, ओर छोर, काम धाम, अनाप शनाप जैसे शब्दों के प्रयोग शब्द सहचर कहलाते हैं। ऐसे ही सहचर शब्द को चुनकर लिखिए। दोस्तों हमने पाठ से सहचर शब्द चुने हैं, ठाट बाट, ताक झांक, उठते बैठते, साज सज्जा, और व्याकरण में इसे द्वंद्व समास कहा जाता है। समास 6 प्रकार का होता है, उसमें से जो द्वंद्व समास होता है यह उसका पहचान है, क्योंकि इसके बीच में योजक चिन्ह लगा है। योजक चिन्ह का उसमें अगर हम अलग झलक करते हैं, जैसे उठते बैठते, तो इसका विश्लेषण हो जाएगा समास विग्रह करने पर, उठते और बैठते। इस प्रकार इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण है। प्रश्न तीसरा है, कविता में कमनीय शब्द का प्रयोग हुआ है जो कामिनी शब्द में ईय प्रत्यय के योग से बना है। अर्थात कामिनी धन ईय बराबर कमनीय। इसी प्रकार आप दिए गए शब्दों में ईय प्रत्यय का प्रयोग कर लिखिए। शब्द है पठन, दर्शन, भारत, गमन, श्रवण और वर्णन। आइए अब हम इसका उत्तर देखते हैं। नीचे में शब्द है, उसके बाद प्रत्यय और फिर बराबर करके नया शब्द। दोस्तों जो शब्द के पीछे में लगता है वह प्रत्यय कहलाता है, और जो शब्द के सामने में लगता है वह उपसर्ग कहलाता है। तो आइए अब हम इसका उत्तर देखते हैं। पठन धन ईय बराबर पठनीय, दर्शन धन ईय बराबर दर्शनीय, भारत धन ईय बराबर भारतीय, गमन धन ईय बराबर गमनीय, श्रवण धन ईय बराबर श्रवणीय, और वर्णन धन ईय बराबर वर्णनीय। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दर्शनीय है, भारतीय है, गमनीय है। यहाँ पर न, त और ड़ में बड़ा ई की मात्रा लगा है, क्योंकि ईय जो है, ईय में जो ई है वह बड़ा है। यदि वही छोटा रहता तो यहाँ पर जो मात्रा है वह छोटा हो जाता। इस प्रकार आपको इसे समझना है। आइए दोस्तों अब हम उन्हीं शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं। पहला था पठनीय, इससे हमने वाक्य बनाया है। प्रेमचंद का समूचा साहित्य पठनीय है। दूसरा था दर्शनीय, माँ बमलेश्वरी की शोभा दर्शनीय है। तीसरा शब्द था भारतीय, इससे हमने वाक्य बनाया है, हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। चौथा था गमनीय,
अमरनाथ की यात्रा पहले की तुलना में अब अधिक गमनीय है। इसके बाद में है श्रवणीय। रामायण की कथाएं श्रवणीय है और अंतिम में था वर्णनीय। इससे हमने वाक्य बनाया है, चित्रकूट जलप्रपात की शोभा वर्णनीय है। अगला प्रश्न चौथा है, इस कविता में से अनुप्रास अलंकार के कोई दो उदाहरण लिखिए। अर्थात इस कविता में अनुप्रास अलंकार के जो उदाहरण है उसे हमें लिखना है। इसमें पहला है, जहाँ था करता शासन सुभग वीर गर्वित गुणों का वंश। दूसरा है, नित्य उन्नति अवनति का दृश्य देखता दलहा खड़ा उदार। दोस्तों, इन दो कविता में अनुप्रास अलंकार के उदाहरण उद्धृत हुए हैं।